क्लास 11th हिस्ट्री अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला टिग्रिस नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और इसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखी पढ़ी होने लगी। यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयास करेंगे। फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकरण दक्षिणी भाग को नीचे विवरण देखें सुमेर और अक्दक कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिय कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईस्वी से अब असीरियों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र में असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व में आसपास जब अक्कादी भाषा लोग यहाँ आ गए तब अक्कादी के सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कादी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ फलती फूलती रही। 1400 से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थल पर जैसे उरऊ और मारी में, जिन पर आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारती मूर्तियाँ, आभूषण, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट्स की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वज मेसोपोटामिया को एक तरह से अपनी पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वविदों की खोज हुई तो शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट्स के अक्षरार्थ सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया के अतीत को खोजा जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोन यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। प्रारंभिक किए खोज अभिनय का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका टेबल की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल के उल्लेखित जलप्लवन फूड की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट्स की कहानी अक्षरशः सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें आधिकारिक, उन्नत और
कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे ये अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से अधिकांश इस परिवर्तित अध्ययनों पर आधारित है। बाइबल के अनुसार यह जल प्लवन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लवन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोहा नामक एक मनुष्य को चुना। नोहा ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लवन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसा ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र जीवशूद्र था, उतना पिस्टम कहा जाता था। पश्चिम एशिया, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर उत्तर में हरे भरे ऊंचे और नीचे मैदान है जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है, अतः 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई। उत्तर में ऊंची भूमि है जो स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घासों में अपना भरण पोषण करती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान व पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिण भारत एक रेगिस्तान है और यह वही स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों पर्वत श्रेणियाँ, अरब सागर, फारस की खाड़ी, सिंधु नदी, ईरान, अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, तुर्की, भूमध्य सागर, मिस्र, नील नदी, लाल सागर, अरबी रेगिस्तान, सीरिया, लेबनान, फरात नदी, दजला नदी, मारी, बेबीलोन, उरुक, उर। और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नामक नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। मेसोपोटामिया पर्वत स्टेपी रेगिस्तान दक्षिण का सिंचित क्षेत्र, कृषि उत्पादकता का प्रदेश, सिंचित क्षेत्र, वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश की दक्षिणी सीमा, पर्वतीय क्षेत्र। इससे दर्शाया गया है पर्वतीय क्षेत्र को त्रिभुज से, और इससे इसको कृषि उत्पादित क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ उरुक, उर, तेल अबू, सलाबिक, बेबीलोन, कृषि उत्पादक बगदाद, पर्वतीय क्षेत्र, बालिक नदी, हाउर नदी, स्टेपी, मारी, फरात नदी, दजला, सियन, निमरुद, असरू, बगदाद, बेबीलोन, मरुस्थल, खाड़ी। इधर फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आती है और पुराने ज़माने की यह धारा सिंचाई की नहरों का काम कर देती है। इनसे आवश्यक पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर की खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोमन साम्राज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपजाऊ देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी।
खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तर मैदान और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फले पिंड खजूर देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धियों के बल पर ही हुआ। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। शहरीकरण का महत्व। शहरीकरण और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं होते थे, जबकि किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती थी, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता था। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते थे। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहने के लिए फायदेमंद सिद्ध होता था, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते थे और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता था। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर उकेरने के लिए कांसे की औजारों की जरूरत पड़ती। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी ज्ञात नहीं कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषताओं तो सिर्फ नक्काशी या पत्थर उकेरने ही सीमित होती थी। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे और औजार बनाने में भी धातु तांबा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती थी। इस प्रकार श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर शहरी जीवन की विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन भी होना जरूरी है। शहरी निर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि की जरूरत चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गाँवों से आते हैं और अनेक संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उसे तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं, दूसरे उसका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। वार्की शीर्ष। चलिए पहले ऊपर पढ़ लेते हैं क्या। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता था। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांस्य की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। तीन 3000 ईसा पूर्व में उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया है। इसकी आंखें और भौं में क्रमशः नीले, लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जराई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया है। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख्य, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसा कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर मूर्ति के निर्माण में और कोई विशेषज्ञों का योगदान नहीं रहा होगा। इसकी सूची बनाइए। वार्का शीर्ष। शहरों में माल की आवाजाही।
मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण में अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ की लकड़ी, गाड़ियाँ के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल में मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागी, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पादन काफ़ी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधन की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बिल्कुल कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो, विदेशी अभियान और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोग ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन और व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाद ले जाना बहुत कठिन होता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग होता है। अनाज के से बड़ी बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी के धारा अथवा को वेग से चलती, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल का परिवहन अच्छा मार्ग था। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया उसे पढ़ने में यह स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएँ लगभग 3200 ईसा पूर्व। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 मीटर या उससे कम है। इन पट्टिकाओं पर बने संकेत चित्र बैल, मछली, अनाज और नाव है। बैल, अनाज, मछली, संख्याएं, नाव, किलाकर अक्षर संकेत। लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपनी अर्थ प्रकट करती है। इसे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना ही अलग है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जबकि लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है, इसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो उद्देश्य, संकेत या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएँ टेबल पाई गई है वे लगभग 3200 ईस्वी पूर्व है। उसमें चित्र जैसे और संख्याएं दी गई है। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिलती है, जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाले और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का अस्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के मालों के बारे में होता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और उसको गूंद कर थापकर एक ऐसा आकार पट्टी का रूप देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ से पकड़ सके। वह सावधानीपूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना देता था, फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक पर उसका नमन चिकनी सतह पर खिलाकर चिन्ह बना देता था। जब यह पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती तो पक्की हो जाती और वे मिट्टी के बर्तन जैसे मजबूत हो जाते। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर
जरूरी हो जाता उस पट्टिकाओं को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, एक पट्टिका अलग की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्तर पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली और इसका स्रोत संपदा के कारण आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्य वर्णन और कानून में उन परिवर्तनों के उद्घोषण के लिए किया जाने लगा। देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया। अक्कादी भाषा किलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन पहली व शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। क्यूनिफार्म किलाकार लातीनी शब्द क्यूनिकस जिसका अर्थ खूंटी और फोर्मा जिसका अर्थ है आकार से बना है। एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर किला अक्षरों में लिखी हुई है। यह एक गणितीय अभ्यास पट्टिका की अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आसपास कुछ रेखाएं अंकित है। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबकर अंकित किए गए हैं। लेखन प्रणाली। जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर सिलेबस होते थे, जैसे पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपि को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों का एक दृश्य के रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धता माना जाता है। साक्षरता। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता तो वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों के उस तथ्यों को उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में यह लिखा गया है, इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इसे छोटों को पढ़ाए, बुद्धिमान और विद्वान लोग इस पर चर्चा करें। पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच संबंधों का उरुक के एक प्राचीन शासक एनमकर के बारे में लिखे गए सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापक पहला घटना को एनमकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया कि उन दिनों व्यापक क्या होता था यह कोई नहीं जानता। एनमकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी उसे सूचित दिशा के अनुसार दिन में सूरज एवं बताए गए मार्ग की ओर आगे बढ़ाया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर से चढ़ता और उतरता।
जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सुसा नगर के लोग उसे छोटे चूहे की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं, फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। सुसा दूत अरट्टा ने मुखिया से लाजवर्द चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्रा के उपरांत खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बावजूद भी वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अतः अंत में दूत इतना चकरा गया कि वह अपनी बातों को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाया। उसने एनमर्कर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एनमकर्क ने अपने हाथों से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उन दिन मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीजें उसे बहुत छोटी लगी। यहाँ का मतलब है जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चारित शब्द कील यानी किलाकार शब्द थे। उसने देखा कि उनकी त्योरिया चढ़ गई है। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन का कार्य सूचना इकट्ठा करने और दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उसे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता को भी झलक मिलती है। दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और शेष शाही शहर थे। इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहर यहाँ चर्चा की जाएगी। बाहर से आकर बसने वाले लोग उनके मूल स्थान का पता अपने गांवों के कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू हो गया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे जो चंद्र देवता और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यह मंदिर की विशेषता थी कि साधारण घरों की दीवारों ऐसे नहीं होती थी। देवी देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्श पर मछली की हड्डियां की परतें जमी हुई मिली। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, तेल निकालना, अनाज पसीना काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यही की जाती घर परिवार से ऊपर स्तर तक व्यवस्थापक, परिवार के नियोक्ता, अन्य हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालन के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा ली और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्वान थे। जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपूर्ण होने के बावजूद भी कृषि कई बार संकटों से घिर जाती। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष में बहुत ज़्यादा पानी बह आता और फसलों को डुबो देता, और कभी कभी ये धाराएं अपना
रास्ता बदल लेती थी, जिसमें खेत सूख रहे थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जा रहे थे। इस प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना दक्षिणी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञात मंदिर लगभग 5000 ईसा पूर्व का नक्शा। वेदिका, भट्टी, प्रवेश द्वार। लगभग 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर, जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख्य भाग चित्र में दिखाया गया है। ज़्यादा पानी अपने खेत में लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे गांव को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरनी में गाद मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वाले को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों के ज़मीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया लड़ाई जीतते थे तो वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट कर माल बांटकर खुश कर देते थे। हारे हुए समूह में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते, जिन्हें वे चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। किंतु युद्ध में विजयी होने वाले नेता लोग अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज है कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब नेताओं ने सामुदायिक कल्याण अधिक ध्यान देना शुरू किया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। इस समय की विजेता मुखिया ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिर की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके। मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों के आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके, जैसा कि एनम कर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती थी। इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों की सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसा ही कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीण को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठा कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, जो हमारे सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्रों से मिलता है। सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तारित हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फल फूले मोहनजोदारो नगर से 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों की अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासन का काम करना पड़ता था। कृषिकर भले ही न देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिसे काम करने पर लगाया जाता था उसे काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिलती है जिसमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में
लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहितर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ियाँ नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी शंकु कोण बनाने के पकाने के काम में लगाया जाता। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता, जिससे वे दीवारें भिन्न रंगों में सुशोभित हो जाती। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक के कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। ऊपर एक काले चित्र देख लीजिए पहले। हाँ, ऊपर एक काले पत्थर पर उत्कृष्ट शिलापट्ट स्लेट पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। इसके बाल और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखे निचले हिस्से स्कर्ट को देखिए। नीचे दृश्य में उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया। ऊपर दृश्य में यह वीर उस उग्र शेर को दिखाता है, अपने भाले से मार गिराता है। लगभग 3200 ईसा पूर्व स्लेट पत्थर पर एक शिलापट्टी होती है, जिस पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं। एक बेलनाकार मुद्रा की छाप लगभग 3200 ईसा पूर्व। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े व्यक्ति और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर उत्कीर्ण शिलापट्टी या स्लेट, दोनों पोशाक में केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्ध बंदी दिखाए गए हैं, जिसके हाथ बंधे हुए, और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा के हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। भारत में मोहर एवं शहरी शिल्पकृति। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी, जिस पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्त्र शताब्दी ईस्वी में अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें, जो बीच में आर पार छिदी होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी, और इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी, और कभी कभी उसमें एक लेख होते थे, जैसे मालिक का नाम, उसके इष्टदेव का नाम और उसकी अपनी पदीय स्थिति आदि। किसी कपड़े की गहरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोतकर उस पर वह मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन के नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। पांच पुराने बेलनाकार मोहरें उनके छापे, प्रत्येक की छाप विवरण दे, उन पर किलाकार लिपि अंकित है। 1 2 3 4 5। शहरी जीवन। ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों में सामान्य व्यवस्था में एक उच्च एवं संभ्रांत वर्ग की प्रादुर्भाव हो चुका है। धन दौलत का ज़्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे वर्ग में केंद्रित था। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीज़ें, आभूषण, सोने के पात्र, सफ़ेद सीपिया और लाजवर्द जड़ी की लकड़ी हुई वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि विशाल मात्रा में उर में राजाओं और रानियों के कुछ कब्रों या समाधियों में उसके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी?
कानूनी दस्तावेज, विवाह, अधिकारित आदि के मामलों में संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसके परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। उसमें विवाह की प्रक्रिया या विधि के बारे में कुछ जानकारी मिली। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी और वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते। एकल परिवार के एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली। जब विवाह की रस्में पूरी हो जाती तो तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों के आदान प्रदान किया जाता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नववधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसकी दायां हिस्सा दे दिया जाता था। दाएं का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेती आदि के पुत्रों को मिलते थे। आइए ऊर नगर का अवलोकन करें। यह उस नगर में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई। ऊर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारणतः घरों में खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां पाई गई जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे, ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लादकर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर योजना की पद्धति का अभाव था। वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह के नालियां नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदाड़ो में पाई गई, बल्कि नगर निकासी की नालियां और मिट्टी की नलिका है ऊर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर था और वर्षा का पानी निकास नालियों में माध्यम से भीतरी आंगन बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह से कीचड़ से न भर जाए। हौज जमीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा होता था जिससे पानी और मल जाता था। ऊर नगर का एक रिहायशी इलाका लगभग 2000 ईसा पूर्व। क्या आप चित्र में टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा 2 या 3 बंद गलियां भी खोज सकते हैं? फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा बुहारकर गलियों में डाल देते थे जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा रहने से गलियों की सतह ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियां से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता, प्राइवेसी भी बनी रहती थी। घरों के बारे में कई तरह से अंधविश्वास प्रचलित थे जिसके विषय में ऊर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिलती है, जैसे कि घर की देहली ऊंची उठी हुई तो वह धन दौलत लाती थी। सामने का दरवाज़ा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है, लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। ऊर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों में फर्शों के नीचे भी दफन आए हुए पाए गए थे। पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर मारी नगर की स्थिति। फरात नदी, कृषि भूमि, मारी
निम्बला बाढ़ग्रस्त क्षेत्र। दो 2000 ईसा पूर्व के बाद माड़ी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि मानचित्र 2 में कि माड़ी नगर दक्षिण से उत्तरी मैदान में स्थित नहीं है जहां खेती के पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी के ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती का पशुपालन के साथ साथ चलते थे। माड़ी राज्य में वैसे तो किसानों और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए भी काम में लिया जाता था। पशुचारकों को जब अनाज, धातु और औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले ये चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद की किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गड़ेड़ियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गड़ेड़िए कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल का नुकसान पहुंचता था। ये गड़ेड़िए खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हुआ माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलता है कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल में आते रहते थे। ये गड़ेड़िए गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र में बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गड़ेड़िए फसल काटने वाले मजदूर अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यही बढ़ जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खानाबदोश लोग अब अरकदी, एमोराइट, असीरियाई और अर्मीनियन जाति के थे। आगे 5 में इन पशुचारक समाज के शासकों के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है। माड़ी के राजा एरोमाइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासी से भिन्न थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए माड़ी नगर के एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोग के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई। माड़ी में जिमरी लिम की राजमहल 1810 से 1760। प्रांगण, लिपिक कार्यालय, बेंचों और मिट्टीदानों के साथ मिट्टीदान की पट्टिकाएं रखी जाती थी। कुआं, प्रवेश द्वार, बाहरी आंगन, सभागृह, भीतरी आंगन, सिंहासन कक्ष। लेखन कला और शहरी जीवन, रसोई घर, कार्यशाला और रसोई, शहरी निवास, शौचालय और स्नान गृह। जिमरीलिम का माड़ी स्थित राजमहल 1810 से 1760 ईसा पूर्व। माड़ी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान था। साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप में कीमती धातुओं के आभूषणों का निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ माड़ी के राजा जिमरीलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था। दैनिक सूचनाओं से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर। वह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन 106 में बैठकर बाकायदा भोजन
करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था, जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता, जहां के भित्ति चित्रों में को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते हैं। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था, जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। किंतु मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त तो थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं द्वारा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा जो एक शिविर में दूसरे शिविर को भेजे गए थे, और उसने संदेह कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा, अन्य कई किस्मों के माल नावों पर जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान के ऊंचे इलाकों में के बीच ले जाया करते थे। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुआ शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों में घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकार जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान जांच करते। एक नदी में 300 मदिरा के पोप रखे जा सकते थे, और आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। जौ एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे के उल्लेख मिला। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री थी, इसलिए इसके व्यापार का बहुत पूर्ण महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सफल नहीं हुआ, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। आज मेसोपोटामिया के पूरा स्थलों के उत्खनन के पहले उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। उसके कार्य की यथार्थवाद एवं परिशुद्धिया और अभिलेख का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती है जैसे उर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत सी कम पुरातत्वविदों के पास इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दलों को खुदाई के काम में लगा सके। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया। इस संबंध में अबू सलाबीक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लें। यह कस्बा 2,500 इकाई पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था, और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इनकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोंचकर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलने, फावड़े या अन्य औजारों के धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोंचा जाता था। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई, और पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट तथा ईंटों के दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन जिन थोड़े थोड़े घरों को खोज की गई, उसमें खोदकर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं के अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली, जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। वहां गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन से निकले हुए पौधों के बीज और रेशे मिले हैं। इससे इस स्थान की रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन कौन से थे, यह
जानने के संकेत बहुत कम मिले। वहाँ की गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सूअर छुट्टे घुमा करते थे। वस्तुतः एक घर में 3 आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था, सूअर की हड्डियाँ के अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूअर का कुछ मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन किया, जानने के लिए कि घर के कौन से कमरों में पोपलार, एक लंबा पतला पेड़ के लट्ठे, खजूर पत्तियां और घास-फूस की छतों, और कौन-कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। मेसोपोटामिया संस्कृति के शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन में महत्व देते थे, जहां उनके समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने से वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोग अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व, इस बात से आप सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्ण हमें गिलगामेश महाकाव्य में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगामेश ने एनमकर्ण के कुछ समय बाद उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उस समय गहरा झटका लगा। उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इससे दुखी होकर वह अमरत्व की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हारकर गिलगामेश अपने नगर उरुक लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर के चारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिससे उसकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो गया। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी, वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलगामेश एक जनजातीय योद्धा की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है। उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे, इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार अपने नगर की सांत्वना मिली, जिससे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला की देन। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियाँ, किस्से और तरह तरह के वर्ण तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जाता था, परंतु विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती थी, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की विद्वानपूर्ण परंपरा। 1800 ईस्वी के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली है। इसमें गुणों और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई है। उसमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है 1 + 24/60 + 51/60 का स्क्वायर प्लस इतना इतना। अगर आप इसे पहले हल करेंगे तो इसका उत्तर 1 पॉइंट इतना होगा, जो इसके सही उत्तर इतना से थोड़ा सा भिन्न है। उस समय के विद्यार्थी को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है और वह एक अंगुल गहरे पानी में डुबो दिया, तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष 12 महीने के विभाजन में, 1 महीने में 4 हफ्तों का विभाजन, 1 दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी अचेतन का हिस्सा मेसोपोटामिया से ही हमें मिला है। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहाँ से वह रोम और इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्य युगीन यूरोप में पहुँचा। यह सब कैसे हुआ, विषय 7 में देखेंगे। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उन्हें घटित होने का हिसाब रखा जाता है। इस प्रकार रात का आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता। वहाँ विद्यार्थी उन पुरानी लिखित पट्टिकों को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, और जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब करने वाले
कार न बनाकर ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। यह सोचना गलत है कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग आधुनिक और तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हम उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहेंगे जिसके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं में खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। एक पूराकालीन पुस्तकालय। लौह युग में उत्तरी प्रदेशों में असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व में अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूटमार की हो गई क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनके खाद्य सामग्री, पशु, धातु और शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर के से आकर बसे दक्षिण क्षेत्र में बेबीलोनिया के उच्चतम संस्कृति का केंद्र मानते थे। उसने आखिरी राजा अशुरबनीपाल ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुनी साहित्य, ज्योतिषी विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया और उसमें सफल रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा क्योंकि दक्षिण में लिपिकों का विद्यालयों के पढ़ना लिखना सिखाया जाता था जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में एक ऐसा भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाते थे और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जाने बंद हो गई, लेकिन विद्यालयों में वह शब्दावलियों, संकेत सूचक, द्विभाषी सुमेरी और अक्कदी पट्टिकाओं के आदि के माध्यम से अभी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी किल अक्षरों लिखित पट्टिका पढ़ी और समझी जा सकती है। और अशुरबनीपाल के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रकृतियों को कहाँ खोजा गया और प्राप्त किया जा सकता है। गिलगामेश ने महाकाव्य जैसी महत्वपूर्ण पट्टिकाओं के तैयार किया। प्रतियां तैयार करने में उसने अपना नाम और तिथि लिखित थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में अशुरबनीपाल का उल्लेख भी मिलता है। मैं अशुरबनीपाल ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवता ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसके विद्वान के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान के प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है और पट्टिकाओं की जांच और उनकी संग्रहित किया। मैंने उन्हें निनवे स्थित अपने इष्ट देव नाम्बू के मंदिर में पुस्तकालय में भविष्य के उपयोग के लिए रख दिया। अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और शाही सिंहासन को नींव का मजबूत बनाने के लिए रखने के लिए इससे भी महत्वपूर्ण काम किया है। इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने के इसके लिए टोकरी पर पट्टिकाओं को मिलने के लेवल इस प्रकार अंकित किया गया है। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्तियों द्वारा लिखी गई है। अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी जिसे विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता, दक्षिण कछार के एक शूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त किया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनियन लोगों द्वारा विजित होने के बाद 331 ईस्वी में सिकंदर से पराजय होने तक बेबीलोनिया दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी सीढ़ी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी और नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तथा शोभा यात्रा के लिए विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपने कारोबार करते थे और इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। नेबोनिडास स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि उर के नगर देवता ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे सुदूर दक्षिण उसका पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया है।
उसने लिखा, चूँकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, उसे लिखित लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। वह आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा, जिसका शासनकाल हम आज इसे 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, का पट्टिलेख मिला और उस पर महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी गई। उसने अपने आभूषणों और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा, फिर उसे अपनी पुत्री को वैसे ही वेशभूषा सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक अन्य अवसर पर नैबोनिडस ने आदमी के पास एक टूटी हुई मूर्ति लाकर, जिस पर अक्कद के राजा सारगोना का नाम खुदा था। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। नैबोनिडस और निसंदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल में इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नैबोनिडस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। काल रेखा। उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत इतना 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व। दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिरों बना 5,000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया के लेखन कार्य की शुरुआत 32,000। उरुक एक विशाल नगर के रूप में विकास। कांस्य और औजार में इस्तेमाल में बढ़ोतरी। आरंभिक राजाओं का शासनकाल, जिसमें गिलगेमिश जैसे पौराणिक राजाओं भी शामिल है। किलकार लिपि का विकास 2600 ईसा पूर्व। लगभग 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन के स्थान पर अक्कादी भाषा का प्रयोग। 2370 ईसा पूर्व सारगोन अक्काद सम्राट। लगभग 200 ईसा पूर्व सीरिया, तुर्की, मिस्र की किलाकर लिपि प्रसार। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव। 1800 ईसा पूर्व गणितीय मूल पाठकों की रचना अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा में नहीं रही। लगभग 1100 ईसा पूर्व असीरियाई राज्य की स्थापना। 1000 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग। 720 से 610 ईसा पूर्व और असीरियाई साम्राज्य। 668 से 627 ईसा पूर्व अशुरबनीपाल का शासन। 331 ईसा पूर्व सिकंदर की बेबीलोन को जीत लिया। लगभग पहली शताब्दी ईस्वी अक्कादी भाषा और कालिकार लिपि का प्रयोग में रही। 1850 में किलाकार लिपि के अक्षरों को पहचाना व पढ़ा गया।